एक्सप्लेनर दीपू में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक स्पेनिश मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द रेड थ्रेड। यह मूवी आज की डेट में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। यह मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक एयर होस्टेस को एक आदमी से किस्मत बार बार मिलवाती है। वह उनके नहीं चाहने पर भी किस्मत उनके साथ क्या खेल खेलती है इस मूवी में हम देखेंगे। मूवी के शुरुआत में साउथ अमेरिका के एक कंट्री अर्जेंटीना के एक शहर बोनोस एयरिस के एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस काउंटर की तरफ चेकिंग के लिए जाती है। वह चेकिंग के बाद वह गाने सुनने लगती है। तभी वो देखती हैं कि उसके बगल में एक व्यक्ति और गाने सुन रहा था। एयर होस्टेस प्रॉपरली गाने को प्ले नहीं कर पाती है तो यह व्यक्ति उसकी गाने के सिलेक्शन में हेल्प कर देता है और गाने सुनते हुए दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। इन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक छोटी सी मीटिंग इनकी ज़िंदगी में किस तरह से क्या क्या बदलाव लाने वाली है। द रेड थ्रेड, जैसा कि इस मूवी का नेम है उसी प्रकार हिंदी में भी एक कहावत है, अगर आप कहीं पर भी पैदा होते हैं या कहीं पर भी रहते हैं और किस्मत की डोर अगर आपको किसी से मिलाने में लग जाती है तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इस डोर को आप या तो छोटा कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो। इस डोर को आप कभी भी तोड़ नहीं सकते। अगर किस्मत आपको किसी से मिलाने पर उतारू हो जाती है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उससे मिलने से नहीं रोक सकती है। ये एक कड़वा सत्य है। मूवी के अगले सीन में यही होता है। एयर होस्टेस जब प्लेन पर चढ़ती है तो वह देखती है कि मैनुअल एक सीट पर बैठा हुआ है। एब्रिल नाम की एयर होस्टेस मैनुअल के पास एक माइनर बॉय को लेकर जाती है और एब्रिल मैनुअल से कहती है कि ये सीट उसकी है और वो लड़का कहता है कि मैं विंडो सीट प्रेफर करता हूँ। एब्रिल मैनुअल से कहती है कि वह लड़का बिना अपने पेरेंट्स के ट्रैवल कर रहा है, इसलिए इस लड़के की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लड़के की देखभाल करना और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे बुला लेना। एब्रिल की फ्रेंड कहती है कि उसकी एक को एयर होस्टेस को ड्रिंक करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। एब्रिल उससे कहती है कि मुझे हेडेक की एक टैबलेट दो और ये फालतू की बकवास मुझसे मत करो। उसकी फ्रेंड उसको एक हेडेक की टैबलेट देती है। वहीं पर मैनुअल एब्रिल के अकेले होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही एब्रिल की फ्रेंड और को होस्टेस पैसेंजर्स के पास कुछ सर्व करने के लिए चली जाती है, मैनुअल उठकर तुरंत एब्रिल के पास आ जाता है। तो एब्रिल उससे कहती है क्या आपको नींद नहीं आ रही है। मैनुअल कहता है कि मुझको ट्रैवलिंग करने में बहुत परेशानी होती है और बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो एब्रिल उससे पूछती है कि आप आज ट्रैवल क्यों कर रहे हो, बिजनेस पर्पज़ के लिए या फिर एंजॉयमेंट के लिए। मैनुअल कहता है कि उसके लिए बिजनेस और एंजॉयमेंट सब बराबर है क्योंकि उसका वाइन बनाने का बिजनेस है और वह वाइन बनाने में एक्सपर्ट भी है। मैनुअल की ये बात सुनकर एब्रिल मुस्कुरा देती है। उसके बाद एब्रिल देखती है कि उसकी एक फ्रेंड किसी अपने फ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रही थी। ये सब देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वह उनका भी रोमांस करने का मूड हो जाता है। इसके बाद एब्रिल और मैनुअल दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद बातें करने के फ्लाइट में एक छोटा सा जर्क आता है तो मैनुअल एब्रिल से कहता है कि क्या ये नॉर्मल है। तो एब्रिल कहती है कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लाइट में ऐसा होता रहता है। मैनुअल एब्रिल से कहता है कि अगर हम दोनों किस करते हैं तो क्या वो भी नॉर्मल होगा। तभी एब्रिल की को एयर होस्टेस फ्रेंड वापस आ जाती है और उसके वापस आने पर एब्रिल वहाँ से चला जाता है और मैनुअल वहाँ से चला जाता है। एब्रिल भी अपनी सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मैनुअल देखता है कि उसकी जो फ्रेंड वापस आई थी वो फिर से पैसेंजर्स को कुछ सर्व करने के लिए चली जाती है। तो मैनुअल फिर से एब्रिल के पास जाता है तो एब्रिल कहती है कि बार बार उसके पास मत आओ क्योंकि कोई हमें देख लेगा तो और मुझे काम भी करना है। तो एब्रिल पूछता है कि आपके हाथ पर ये टैटू कैसा बना हुआ है। तो एब्रिल उसको अपने गले पर बना हुआ एक टैटू दिखाते हुए कहती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड की निशानी है, एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है। एब्रिल मैनुअल को अपनी थाई पर बना हुआ एक और टैटू दिखाती है। वह उससे कहती है कि तुम अब अपनी सीट पर वापस चले जाओ। इसके बाद वो वापस जाने लगता है। तभी एक बार फिर से प्लेन में काफ़ी ज़ोर से जर्क आता है और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ऐसा होने के बाद अब उन दोनों से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब वो एब्रिल और मैनुअल दोनों आपस में किस करने लगते हैं। किस करने के बाद मैनुअल एब्रिल से कहता है कि फ़्लाइट लॉन्च होने के बाद क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी। एब्रिल मैनुअल से कहती है कि मैं तुम्हारा कस्टम क्लियरेंस में वेट करूँ। फ़्लाइट के लैंड होने के बाद एब्रिल व मैनुअल दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी उत्तेजित हुए जा रहे थे। मैनुअल क्लियरेंस के लिए लाइन में खड़ा हुआ था और एब्रिल उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी
और डेस्टिनी यहाँ पर एक फिर बहुत बड़ा खेल करती है। तभी एयरपोर्ट पर कस्टम में एक बहुत बड़ा इशू हो जाने के कारण सभी का क्लियरेंस थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और सभी यात्रियों को वेट करने के लिए बोल दिया जाता है। इसके बाद अप्रैल उसका इंतज़ार करते ही रह जाती है और मैनुअल का कोई क्लियरेंस नहीं होता है, जिसके कारण इन दोनों ने अभी अपना कोई भी कॉन्टैक्ट भी शेयर नहीं किया था, जिससे ये लोग बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। और देखते देखते 7 साल बीत जाते हैं और अप्रैल की शादी हो जाती है। अप्रैल का हस्बैंड ब्रूनो एक बहुत ही बड़ा म्यूजिकल स्टार था और इन दोनों कपल्स का एक छोटा सा बच्चा भी 3 साल का था, फेलिक्स। अप्रैल अब मैनुअल को पूरी तरह से भूल चुकी थी। वह अपने हस्बैंड ब्रूनो और अपने बेटे के साथ काफ़ी खुश थी। दूसरी तरफ मैनुअल की भी शादी हो चुकी थी। उसकी वाइफ लॉरा एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। इन दोनों की भी एक छोटी सी बच्ची थी। मैनुअल की वाइफ लॉरा मैनुअल को हद से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इसी तरह अप्रैल का हस्बैंड ब्रूनो भी अप्रैल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसका हस्बैंड एक रॉक स्टार था, इसलिए उसे भी बहुत ज़्यादा जर्नी करनी पड़ती थी। और वो दोनों एयरपोर्ट पर अलग अलग फ़्लाइट से अलग अलग शहर के लिए निकल रहे थे। वो दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन बिजनेस की वजह से और अपने काम की वजह से उन दोनों को अलग अलग ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। और अप्रैल अब कोलंबिया के एक शहर के लिए फ़्लाइट पर जा चुकी थी, लेकिन किस्मत का धागा तो अप्रैल को मैनुअल से बांधना चाहता था, इसलिए मैनुअल भी कोलंबिया के उसी शहर के लिए फ़्लाइट से रवाना हो रहा था। फ़्लाइट के लैंड होने के बाद अप्रैल और उसकी फ्रेंड अपने बॉस के साथ होटल में रूम बुकिंग करवा रही थी। तभी वहां पर मैनुअल भी उसी काउंटर पर उसी होटल में रूम बुक करवाने के लिए आ जाता है। तभी उसकी नज़र मैनुअल पर पड़ती है। मैनुअल को देखकर अप्रैल हैरान रह जाती है और उससे बिना बात किए हुए ही अप्रैल वहां से जाने लगती है, लेकिन मैनुअल उसके पीछे जाता है और अप्रैल से बात करता है। और मैनुअल अप्रैल से कहता है कि तुम मुझे भूल गई क्या, लेकिन अप्रैल कहती है कि नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम इनोलॉजिस्ट हो ना, जो कि वैन का बिजनेस करता है। और ये सब कहकर अप्रैल वहाँ से जाने लगती है। तभी मैनुअल उसको रोक कर कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, हमने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ढूंढा था, लेकिन किस्मत के कारण हम लोग आपस में नहीं मिल पाए थे। अब अगर हम इतने दिन बाद मिले हैं तो ऊपर रूफ टॉप में जाकर कम से कम लंच करना तो बनता ही है। मैनुअल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अप्रैल उसके साथ ऊपर रूफ टॉप पर रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए अप्रैल मैनुअल से कहती है कि मैंने बाहर तुम्हारा 5-6 घंटे तक वेट किया था, लेकिन तुम वहाँ पर वापस नहीं आए थे। तो मैनुअल कहता है कि मेरा उस शाम को एयरपोर्ट से मैनुअल कस्टम क्लियरेंस हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं उस शाम एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाया था। फिर वो दोनों होटल पर एक टेबल पर पहुंचकर एक साथ दोनों लंच का ऑर्डर करते हैं। और इसी बीच अप्रैल अपने हस्बैंड और बच्चे से बात करना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि उसके फ़ोन में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। और तभी अप्रैल मैनुअल को अपने हस्बैंड ब्रूनो और अपने बेटे की फ़ोटो दिखाती है। और तभी मैनुअल भी अप्रैल को अपनी वाइफ और बच्ची की फ़ोटो दिखाता है। तो अप्रैल कहती है कि आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। मैनुअल अप्रैल से कहता है कि ये प्यार हम दोनों के बीच भी हो सकता था, क्या तुम इस बारे में कुछ भी नहीं सोचती हो। तो अप्रैल कहती है कि जो चीज़ें नहीं हो सकी हैं मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचती हूँ। मैनुअल कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उस टाइम मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अप्रैल कहती है कि तुमको बस एक किस करने से प्यार कैसे हो गया, और कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे कैप्टन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और मुझे पार्टी में जाने के लिए तैयार भी होना है। और अप्रैल मैनुअल को थैंक यू बोलकर निकल जाती है। अप्रैल होटल के रूम में जाकर अपने हस्बैंड व अपने बेटे से बात करती है। तभी अप्रैल के रूम में उसकी फ्रेंड और को एयर होस्टेस आ जाती है। उसकी फ्रेंड अप्रैल से पूछती है मैनुअल के बारे में कि मैनुअल कौन है। तभी अप्रैल उसे बताती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसकी प्यारी सी बच्ची और वाइफ भी है। तो उसकी फ्रेंड कहती है चलो ये सब छोड़ो, चलो कैप्टन की बर्थडे पार्टी में चलना है, जल्दी से उसके लिए रेडी हो जाओ। उधर मैनुअल भी अपने लैपटॉप पर बैठकर अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है और बातें करने के बाद वो बोर होने लगता है। तो फिर वो अपने छत के टेरेस पर जाकर एंजॉय करने लगता है। और तभी वहाँ से वो देखता है कि अप्रैल अपने कैप्टन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। अप्रैल इसको बाहर खड़ा हुआ देखती है तो उसको अंदर बुला लेती है। और यहाँ पर डीजे कह रहा होता है कि सभी लोग अपना अपना पार्टनर चुन लो क्योंकि यहाँ पर सभी को कपल डांस करना है। तो अप्रैल मैनुअल को उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। यह किस्मत की ही डोर थी जो उनके बार बार दूर जाने पर उनको बार बार करीब लाए जा रही थी। दिस इज द थ्रेट ऑफ डेस्टिनी। इतने दूर होने के बाद भी आपका किसी व्यक्ति से बार बार मिलना डेस्टिनी ही कहा जाएगा।
यही तो इस मूवी का नाम भी है द रेड थ्रेड, जो वो थ्रेड जो कि हमें एक दूसरे से बांधे रखता है। ये डोर हमें एक दूसरे की तरफ खींचता है, एक दूसरे से दूर भी ले जाता है, लेकिन ये डोर कभी भी टूटती नहीं है। जिनकी किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा होता है वो कहीं ना कभी मिल ही जाते हैं। ऐसा ही एब्रिल और मैनुअल के साथ हो रहा था। डांस करने के बाद वो दोनों होटल की छत पर चले जाते हैं और आपस में बहुत सारी बातें करने लगते हैं। तो मैनुअल एब्रिल से कहता है कि कल साइट सीइंग करने के लिए चलेंगे क्या? तो एब्रिल मैनुअल को बिना कोई जवाब दिए बाय कहकर जाने लगती है। जाने से पहले एब्रिल मैनुअल के गाल पर किस करती है, तभी मैनुअल एब्रिल को पकड़कर उसके होंठों पर किस करने लगता है और एब्रिल भी उसको ज़ोर से किस करने लग जाती है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी एब्रिल अलग हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह उठकर एब्रिल अपने हस्बैंड से बात करती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क सही ना होने के कारण फ़ोन कट जाता है और एब्रिल अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाती है। और एब्रिल सोचती है कि होटल में रूम में बोर होने से अच्छा है कि बाहर कहीं घूम कर आया जाए और अपने कमरे में कंफर्टेबल क्लॉथ पहनकर कमरे से बाहर निकल जाती है। एब्रिल अपनी फ्रेंड को भी अपने साथ घूमने के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन वो उसके रूम पर जाकर देखती है कि उसकी फ्रेंड कैप्टन के साथ रोमांस कर रही थी, तो वो उसको अकेला छोड़कर खुशी खुशी अकेले ही घूमने के लिए निकल जाती है। जाते हुए एब्रिल देखती है कि मैनुअल अपनी वाइन की बोतल्स को कुछ एग्जीक्यूटिव के सामने पेश कर रहा था। तभी मैनुअल उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं क्या तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो एब्रिल कहती है कि मुझे आर्ट फेयर में घूमने के लिए जाना है, लेकिन मेरी मैथ रीडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ। तो मैनुअल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा, लेकिन एब्रिल कहती है कि नहीं, मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं अकेली ही जाऊँगी। तो मैनुअल अकेला उसे छोड़कर साइट सीइंग के लिए चला जाता है। उसको जाते देखकर एब्रिल उससे इम्प्रेस हो जाती है कि मैनुअल ने उसको किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं किया है और अब एब्रिल भी मैनुअल के साथ साइट सीइंग पर चली जाती है। ये दोनों बहुत सारी साइट सीइंग करते हैं और घूमते हुए ये दोनों एक आर्ट फेयर में भी जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। मैनुअल वहाँ से एक रिंग बाई करता है जो कि वह एब्रिल को देना चाहता है। काफ़ी देर तक घूमने के बाद वो दोनों थक कर एक दीवार पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठकर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए एब्रिल मैनुअल से कहती है कि यहाँ पर कितना फ्री फील होता है, यहाँ पर कितना लिबरेटिव फील होता है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और एब्रिल उठकर मैनुअल को किस करने लग जाती है। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और वो दोनों उठकर एक टनल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एब्रिल अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी और वह फिर से बारिश में जाकर भीगने लगती है। वह बारिश को एंजॉय करने लगती है। द रेड थ्रेड, किस्मत की वो डोर जो इनको एयरपोर्ट पर मिलाने के बाद काफ़ी खिंच गई थी, अब वो फिर से आकर बहुत करीब इनको ले आई है। इसके बाद ये दोनों बारिश में काफ़ी ज़्यादा रोमांस करते हैं, वह बारिश को एंजॉय करते हैं। इस थोड़ी देर बाद वो लोग होटल में भीगते हुए चले जाते हैं। उसके बाद होटल रूम में वो दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, वह इंटीमेट भी हो जाते हैं और पूरी रात एक साथ बिताने के बाद दोनों साथ में ही सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद मैनुअल एब्रिल को वही रिंग गिफ्ट करता है जो वह आर्ट फेयर से लेकर आया था। तभी वहाँ पर मैनुअल की वाइफ का फ़ोन आ जाता है और वह अपनी वाइफ से बात करने लगता है। एब्रिल मैनुअल की बातें बहुत ध्यान से सुनती है। मैनुअल अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि वह मीटिंग में बिजी है और अभी उसको वहाँ पर 2-3 दिन और लग जाएंगे। वो उससे झूठ बोल रहा होता है और एब्रिल सोचती है कि वो भी ऐसा ही कर रही है और वो थोड़ी परेशान हो जाती है। और इसके बाद फ़ोन कट करके मैनुअल उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम किस वजह से परेशान हो? मैंने अपनी वाइफ का फ़ोन पिक किया इस वजह से। वो कहती है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ भी चीटिंग कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैनुअल उससे कहता है कि हम लोग आपस में फ्यूचर में मिल सकते हैं, लेकिन एब्रिल उससे कहती है कि मैं एक ही साथ एक समय पर 2 आदमियों को प्यार नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और अपने घर के लिए रोते रोते निकल जाती है और मैनुअल भी अपने घर की तरफ उदास मन से चला जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और मैनुअल का मन अब काम में भी बिल्कुल नहीं लगता है। वो बार बार फेसबुक पर एब्रिल की फ़ोटो देखता है और अपने दिल को तसल्ली देता है। काफ़ी देर तक उसकी फ़ोटो देखने के बाद मैनुअल अब एब्रिल को मैसेंजर पर मैसेज करता है और उससे कहता है कि चलो अब हम लोग मिलते हैं, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। इंस्टेंटली एब्रिल भी उसका मैसेज पढ़ लेती है और कुछ सोचने के बाद रिप्लाई करती है कि मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती हूँ।
उसका जवाब सुनकर मैनुअल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और टूट जाता है। लेकिन अप्रैल ने भी ये जवाब अपनी खुशी से नहीं लिखा था। उसको पता था कि अगर अप्रैल मैनुअल से वो बार बार मिलती रहेगी तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, इसलिए उसने ऐसा किया था। लेकिन कहा जाता है कि जिनको किस्मत मिलवाना चाहती है तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता है, उसको वो खुद भी नहीं रोक सकते हैं। जैसा कि हमें पता था कि मैनुअल की वाइफ लॉरा एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी और अप्रैल का पति एक रॉक स्टार। लॉरा अप्रैल के पति की फ़ोटोशूट के लिए वहां पर आई थी और उसके साथ अप्रैल भी थी। लॉरा अप्रैल और मैनुअल की एक साथ फ़ोटो क्लिक कर रही थी। मैनुअल अपनी लॉरा की साइट पर कभी भी नहीं आता है, लेकिन उसकी एक फ़्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से वह अपनी वाइफ लॉरा की साइट पर आता है और वहां पर देखता है कि अप्रैल अपने हस्बैंड के साथ थी। किस्मत की ये डोर अप्रैल और मैनुअल को एक साथ सामने लाकर फिर से खड़ा कर देती है। मैनुअल की वाइफ लॉरा मैनुअल को अप्रैल और उसके हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन लॉरा को क्या पता था कि अप्रैल और मैनुअल एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ब्रूनो और लॉरा फोटो शूट में बिजी हो जाते हैं और दूसरी तरफ मैनुअल अप्रैल के साथ जाकर बातें करने लगता है। अप्रैल उससे कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था, तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैनुअल बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था और वो उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। वह उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगता है। ये सब सुनकर अप्रैल को गुस्सा आता है और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है और मैनुअल भी अपने होटल रूम में चला जाता है। काफ़ी देर सोचने के बाद अप्रैल से भी अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ सोचने के बाद वो भी उसके रूम में चली जाती है और वहाँ पर उसके साथ किस करने लगती है। वह उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। तभी अप्रैल का फ़ोन रिंग करने लगता है और वह फ़ोन को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह देखती है कि उसके फ़ोन में 20 से भी ज़्यादा मिस्ड कॉल पड़े हुए थे और वह यहाँ पर मैनुअल के साथ इंटीमेट हो रही थी। आज के दिन उसको अपने बेटे को लेने स्कूल में भी जाना था, लेकिन बीच में मैनुअल आ गया और वो उसके साथ रोमांटिक होने के कारण अपने बच्चे को स्कूल से पिक करना भूल जाती है। काफ़ी देर हो जाने के कारण उसके बेटे की मैम ने उसके पति ब्रूनो को फ़ोन करके बुलवा लिया था और ब्रूनो अपने बेटे को लेकर घर पर पहुंच चुका था। और अप्रैल अब सीधे घर पर पहुंचती है तो ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि अब उसके पति ब्रूनो को पता चल जाएगा। वह रोते हुए घर पर जाती है और अपने बेटे फेलिक्स के पास जाती है और उसके पास जाकर देखती है कि वो सो रहा है। अब अप्रैल को एहसास हो रहा था कि कैसे वो अपने परिवार को खतरे में डाल रही थी। वह अपने परिवार के साथ धोखा कर रही थी। उधर मैनुअल की वाइफ लॉरा मैनुअल को उसके द्वारा ली गई फ़ोटो दिखाती है। एक फ़ोटो को वो जूम करके दिखाते हुए कहती है जिसमें कि मैनुअल अप्रैल को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था। लॉरा ये एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र थी, वो किसी की फेस रीडिंग भी कर सकती थी। इससे उसे पता चल रहा था कि मैनुअल और अप्रैल के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। और मैनुअल लॉरा से कहता है कि वह उसको बताने ही वाला था। तो लॉरा कहती है कि क्या मतलब तुम मुझे बताने वाले थे? तुम किसी से भी मिलो, किसी से भी प्यार करो और उसके प्यार में पड़ जाओ, इसका मतलब ये है कि मेरा टाइम अब ख़त्म हो चुका है। तो मैनुअल लॉरा से कहता है कि ऐसी चीज़ें कभी कभी अनजाने में हो जाती हैं। तो लॉरा कहती है ऐसा मेरे साथ तो आज तक कभी नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ? मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था। वो रोते हुए मैनुअल से कहती है कि मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाली औरत तुम्हें ज़िंदगी में कभी और कहीं नहीं मिलेगी और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अप्रैल भी अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान सी रहने लगी थी, क्योंकि ना तो वो मैनुअल के साथ खुलकर रह सकती थी और ना ही अपने हस्बैंड ब्रूनो को कुछ बता सकती थी। इससे वो बहुत ज़्यादा घुट कर रह रही थी। तभी वह उसका पति उसको परेशान देखता है और अप्रैल से पूछता है कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तुम मुझे सब कुछ क्लियरली बताती क्यों नहीं हो? बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर अब अप्रैल उससे कह देती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, कि वो उस दिन फेलिक्स को लेने इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि उस समय वो एक आदमी मैनुअल के साथ रोमांटिक व इंटीमेट हो रही थी और उसके साथ वो काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में है। ये सब सुनकर ब्रूनो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अप्रैल के ऊपर चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद अप्रैल ब्रूनो के पास आती है और उससे कहती है कि मैं ये सब छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो अप्रैल कहता है कि तुम कहीं भी चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और एलेक्स भी तुमको माफ़ नहीं करेगा। और ना चाहते हुए भी अप्रैल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अप्रैल टैक्सी पर बैठकर चली जाती है। वह टैक्सी में बैठे हुए
मैनुअल को टेक्स्ट मैसेज करती है, वह उसको एयरपोर्ट पर मिलने के लिए बुलाती है। मैनुअल भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और वह टैक्सी के अंदर बैठी बैठी मैनुअल को देख रही होती है और वह कुछ काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैनुअल को फिर से एक मैसेज करती है। वह मैसेज करती है कि वह मैनुअल से आज नहीं मिल सकती है। मैनुअल उसका मैसेज पढ़कर फ़ोन को अपने जेब में रख लेता है और परेशान होकर वहां से चला जाता है। आखिर इसके बाद मैसेज करने के बाद वह वापस अपने घर चली जाती है और अपने पति व बच्चों के पास वापस पहुंच जाती है, क्योंकि किस्मत की डोर उसके पति और बच्चों के साथ भी जुड़ी हुई थी, जिसके कारण वह उनसे अलग नहीं हो पाई। और इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब पता नहीं है कि ये दोनों आगे चलकर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सब किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों।